Hello students, today we are doing Unit 8 of Marketing Management, that is Product Development and Product Life Cycle. So think according to a producer. If you want to produce something, if you want to produce a product, then you have to think about it. आपको एक product develop करना है, so you have to follow the stages. So there are various stages to produce, to develop a new product that we are going to understand. सो स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, तो इम्पॉर्टेंट देखें तो 6 स्टेप्स या स्टेजेस होते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, जो कि हैं आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, एनालिसिस और टेस्टिंग, कमर्शलाइजेशन एंड इवैल्यूएशन. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले आइडिया जनरेशन. प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू होता है जब हमें अलग अलग सोर्सेज से आइडियाज़ मिलते हैं. ये आइडिया हमें किसी भी सोर्स से आ सकते हैं. जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है आइडिया का, वो है कंज्यूमर या यूज़र, जो कि प्रोडक्ट को यूज़ करेगा. हमें समझना होगा कि कंज्यूमर्स को किस प्रोडक्ट की नीड है, वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और उस प्रॉब्लम्स और उस नीड को समझते हुए हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी कोविड आया था कुछ सालों पहले, तो प्रोड्यूसर्स ने देखा दैट कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम है सैनिटेशन एंड उनको चाहिए मास्क. तो उन्होंने उस प्रॉब्लम को समझा और उन्होंने अपने वर्जन निकाले, नए प्रोडक्ट्स निकाले, डेवलप करे. तो जो मैनेजमेंट होता है, उन्हें हमेशा अपने आँख कान दिमाग खोल के रखना चाहिए, क्योंकि आइडियाज़ कहीं से भी आ सकते हैं. नए प्रोडक्ट के लिए आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग से आ सकते हैं, फोकस ग्रुप से आ सकते हैं, एट्रीब्यूट एनालिसिस. आप समझो लोगों के एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को आप समझो और उस हिसाब से ये समझो कि हम क्या प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं. सबसे पहले तो एक आइडिया जनरेट करना होगा. उसके बाद आइडिया स्क्रीनिंग. Once the idea has been generated, the next step is to screen them by grouping. Screening enables the ideas to analyze and evaluate. Have the important ideas are selected out of the total identified ideas. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब आपने आइडियाज़ जनरेट कर लिए, अब अगला स्टेप है कि उन आइडियाज़ को देखना, एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना कि कौन सा आइडिया सही रहेगा, और जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं उन सारे आइडियाज़ में से उनको सिलेक्ट कर लेना टोटल आइडियाज़ में. अब आपके पास कोई एक आइडिया तो आएगा नहीं, बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं अलग अलग सोर्सेज से. यू हैव टू स्क्रीन देम, उनको एनालाइज करो, इवैल्यूएट करो, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ हो उनको सिलेक्ट कर लो टोटल आइडियाज़ में से. देन नेक्स्ट स्टेप इज़ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट. जो सिलेक्टेड डेटा है, इस स्टेज के अंदर सिलेक्टेड डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है कॉन्सेप्ट के अंदर. कॉन्सेप्ट क्या होता है? द न्यू कॉन्सेप्ट अबाउट प्रोडक्ट इज डेवलप्ड इन दिस स्टेज, कि हमारे प्रोडक्ट कैसा होगा उसकी हम पूरे कॉन्सेप्ट बनाते हैं. सो द सिलेक्टेड डेटा इन दिस स्टेज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉन्सेप्ट. द न्यू कॉन्सेप्ट अबाउट द प्रोडक्ट इज डेवलप्ड इन दिस स्टेज. अब हमने कॉन्सेप्ट भी बता दिया. देन एनालिसिस और टेस्टिंग. इस स्टेज के अंदर हम उसका प्रॉपर प्रोडक्ट का एनालाइज करते हैं कि हमको क्या इससे सेल हो सकती है, इसकी क्या कॉस्ट पड़ेगी, क्या प्राइस होगा, क्या कितना प्रॉफिट हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई एम मैन्युफैक्चरिंग अ टी, ठीक है, हर्बल टी, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि हाँ, पीपल आर डाइट कॉन्शियस, इतनी सेल हो सकती है, इसको बनाने में इतनी कॉस्ट आएगी, इतना प्राइस पे बेचना चाहिए, इतना प्रॉफिट हो सकता है. तो एक प्रॉपर एनालाइज करके चलना. इन दिस स्टेज डिटेल्ड एनालिसिस इज डन. इट इंक्लूड्स एक्सपेक्टेड सेल्स, कॉस्ट, प्राइस एंड प्रॉफिट्स. आफ्टर दैट कमर्शलाइजेशन. इस स्टेज के अंदर जो नया प्रोडक्ट है उसको अब हमने सब कुछ कर लिया, उसका कॉन्सेप्ट बना लिया, उसका पूरा एनालिसिस कर लिया, प्राइस, सेल्स. अब हम उस नए प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं. जो टाइम और सिचुएशन होनी चाहिए वो हमें ध्यान रखनी चाहिए कमर्शलाइज करने से पहले. एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स की भी ज़रूरत होती है. आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो मार्केट में आपको उसके बारे में पहले बताना पड़ेगा ना, एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा, पोस्टर्स लगवाने पड़ेंगे, अलग अलग मेथड्स के थ्रू यू हैव टू डू द सेल्स प्रमोशन. कमर्शलाइजेशन में क्या होता है, इन दिस स्टेज द न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड इन द मार्केट. द टाइम एंड सिचुएशन शुड बी कंसीडर्ड बिफोर कमर्शलाइजिंग द प्रोडक्ट. The advertisement and sales promotion techniques should also be considered. अब लॉन्च कर दिया. आफ्टर दैट इवैल्यूएशन. प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कंज्यूमर्स से फीडबैक लो कि उनको आपके प्रोडक्ट को लेके उनकी क्या ओपिनियन है.
सो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कंपनी का पता लगाना कि उनके नए प्रोडक्ट की क्या परफॉर्मेंस रही. So, after launching the new product, it is very important to take feedback of the consumers. The main objective of company is to find the performance of the new product. तो ये पूरे डेवलपमेंट में हमने अलग अलग स्टेजेस देखी, स्टेप्स देखे, जिसमें सबसे पहले आइडिया जनरेशन, देन आइडिया स्क्रीनिंग, मतलब बहुत सारे आइडियाज़ में से हम सिलेक्ट करते हैं, देन कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, अपने प्रोडक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, एनालिसिस एंड टेस्टिंग, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें डिटेल में एनालाइज करते हैं, प्राइस, सेल, कॉस्ट. आफ्टर दैट कमर्शलाइजेशन, जिसमें हम एक्चुअल में लॉन्च करते हैं अपना प्रोडक्ट, एडवर्टाइज करते हैं उसके बारे में, सेल्स प्रमोशन करते हैं. एंड जब लॉन्च कर दिया उसके बाद इवैल्यूएशन, जिसमें हम कंज्यूमर से फीडबैक लेते हैं, तो उनके ओपिनियन को जानते हैं. नाउ ये हमने समझा प्रोडक्ट डेवलपमेंट. अगर आपको एज ए प्रोड्यूसर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो. नेक्स्ट है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. एक प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल क्या होती है. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है लेंथ ऑफ टाइम फ्रॉम अ प्रोडक्ट फर्स्ट बीइंग इंट्रोड्यूस टू कंज्यूमर्स अंटिल इट इज़ रिमूव फ्रॉम द मार्केट. एक प्रोडक्ट नया लॉन्च हो रहा है मार्केट में, और उसको पूरा, मतलब उसकी पूरी जर्नी, कि कब वो आया और कब वो चला गया मार्केट से, उसकी पूरी लाइफ, जैसे इंसान की लाइफ होती है ना, इसी तरीके से प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं कि पूरा टाइम है, जितने टाइम मार्केट में वो इंट्रोड्यूस हुआ कंज्यूमर्स के सामने, और जब वो मार्केट से रिमूव हो गया. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो मैनेजमेंट और मार्केटिंग प्रोफेशनल यूज़ करते हैं पता लगाने के लिए. एडवर्टाइजिंग शेड्यूल्स, प्राइस पॉइंट्स, एक्सपेंशन टू न्यू प्रोडक्ट मार्केट, पैकेजिंग डिज़ाइंस एंड मोर. तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो होती है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, प्रोफेशनल्स के लिए, ताकि वो ये सब चीज़ें जान के एडवर्टाइजिंग शेड्यूल बना सकें, प्राइस पॉइंट ये सोच सकें कि हम नई मार्केट के अंदर कब एक्सपैंड कर सकते हैं, क्या पैकेजिंग रीडिज़ाइन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें. सो अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज़ द लेंथ ऑफ अ टाइम फ्रॉम अ प्रोडक्ट फर्स्ट बीइंग इंट्रोड्यूस टू कंज्यूमर अंटिल इट इज़ रिमूव फ्रॉम द मार्केट. अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एक प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होते हैं. इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. एक प्रोडक्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है, उसकी ग्रोथ बढ़ती है, मैच्योरिटी होती है, और लास्टली वो डिक्लाइन हो जाता है, मार्केट से रिमूव हो जाता है, या उसका ट्रेंड ख़त्म हो जाता है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज. जब एक प्रोडक्ट सबसे पहले लॉन्च होता है तो उसकी सेल्स कम होती है, धीरे धीरे ग्रो होता है. मैं कुछ आज लॉन्च कर रही हूँ नया प्रोडक्ट, तो ऐसा नहीं है ना सब लोग उसे एकदम से ख़रीदने लगेंगे. शुरू में सेल्स कम होती है, धीरे धीरे बढ़ती है. इस स्टेज के अंदर कंपनी का प्रॉफिट कम होता है, अगर मतलब होता भी है तो कम होता है, क्योंकि प्रोडक्ट न्यू है, कम लोगों ने टेस्ट किया है, अनटेस्टेड है. सो इंट्रोडक्शन स्टेज में बहुत ज़्यादा मार्केटिंग एफर्ट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स के अंदर कोई विलिंगनेस नहीं होती, तो उनके अंदर हमें विलिंगनेस लानी होती है. So, when a product first launches, sales will be typically low and grow slowly. In this stage, company profit is small, if any, as the product is new and untested. The introduction stage requires significant marketing efforts as consumers may be unwilling or unlikely to test the product. अब आप मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ, तो क्यों कंज्यूमर्स या कस्टमर्स चाहेंगे कि वो मेरा प्रोडक्ट टेस्ट करें, नहीं चाहेंगे. तो उसके लिए बहुत एफर्ट्स करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी. सो देयर आर नो बेनिफिट्स फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल एज प्रोडक्शन कैपेसिटी इज़ नॉट मैक्सिमाइज. अभी हमें ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि अभी हम फुल मैक्सिमाइजेशन में तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट लॉन्च किया है. तो 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं इंट्रोडक्शन स्टेज में, जो कि हैं प्राइस सेटिंग स्ट्रैटेजीज़, कि हमें किस तरीके से प्राइस कैसे सेट करना है. और प्राइस सेट करने के 2 तरीके होते हैं. क्या क्या है, देयर आर 2 प्राइस सेटिंग स्ट्रैटेजीज इन द इंट्रोडक्शन स्टेज. सबसे पहले है प्राइस स्किमिंग, जिसके अंदर हम शुरुआत में ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं और धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं मार्केट में. जैसे जैसे हमारी मार्केट ग्रो हो रही है, तब हम पैसा कम कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का प्राइस कम कर रहे हैं. सो मार्केट स्किमिंग इज चार्जिंग एन इनिशियल हाई प्राइस एंड ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द प्राइस एज द मार्केट ग्रो. जैसे जैसे हमारी मार्केट ग्रो हो रही है, तब हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर रहे हैं. ये होती है प्राइस स्किमिंग. ये एक मार्केट प्राइस सेटिंग स्ट्रैटेजी हो गई. दूसरी है प्राइस पेनेट्रेशन.
इसके अंदर जब हम लॉन्च कर रहे हैं एक प्रोडक्ट तो हम उसको एक लो प्राइस पे मार्केट के अंदर लेके आते हैं, अपने मार्केट के अंदर अपनी जगह बनाते हैं, और उसके बाद हम प्राइस इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे ग्रोथ होती है। सो प्राइस पेनिट्रेशन इज एस्टैब्लिशिंग अ लो प्राइस टू क्विकली एंटर द मार्केट प्लेस, कि जल्दी से हम बस मार्केट में घुस जाएं एंड कैप्चर मार्केट शेयर बिफोर इंक्रीजिंग प्राइस रिलेटिव टू मार्केट ग्रोथ। तो इंट्रोडक्शन में हमने देखा, जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो प्रोडक्ट को तो दो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, दो प्राइस सेटिंग स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हो, या तो प्राइस स्कीमिंग या फिर प्राइस पेनिट्रेशन। अब आपने लॉन्च कर दिया अपना प्रोडक्ट, मार्केट में ले आए हो, अभी लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उसको ख़रीदने में, जस्ट लॉन्च ही किया है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आती है ग्रोथ स्टेज, इंट्रोड्यूस कर दिया, अब ग्रोथ होती है। अगर प्रोडक्ट जो है लोगों को पसंद आ रहा है, मार्केट की नीड्स को पूरा कर रहा है, तो प्रोडक्ट जो है वो ग्रोथ स्टेज में आ जाएगा। ग्रोथ स्टेज के अंदर जो सेल्स रेवेन्यू है वो भी बढ़ती है। So, if the product continues to thrive and meet market needs, the product will enter the growth stage. In the growth stage, sales revenue usually grows exponentially from the टेक ऑफ पॉइंट, बहुत बढ़ती है सेल्स, आपके पैसे भी बढ़ते हैं, आप फुल प्रोडक्शन करते हो, सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स आर रियलाइज एज सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज फास्टर देन कॉस्ट एंड प्रोडक्शन रीचेस कैपेसिटी, कि आप फुल कैपेसिटी में प्रोड्यूस कर रहे हो एंड आपकी सेल्स बढ़ रही है कॉस्ट से ज़्यादा। अब कंपटीशन भी आ जाता है ग्रोथ स्टेज में, जब आप ग्रो कर रहे हो, सो यू हैव कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। सो कंपटीशन भी होती है, जैसे जैसे कॉम्पिटिटर्स इंट्रोड्यूस होते हैं अपने सिमिलर प्रोडक्ट के साथ तो दिक्कत होती है। सो कंपटीशन इन द ग्रोथ स्टेज इज ऑफन फियर्स एज कॉम्पिटिटर्स इंट्रोड्यूस सिमिलर प्रोडक्ट्स। ग्रोथ स्टेज के अंदर मार्केट ग्रो होती है, कंपटीशन बढ़ता है, सेल्स बढ़ती है, कस्टमर्स बढ़ते हैं, ये सब कुछ होता है ग्रोथ स्टेज में। इन द ग्रोथ स्टेज द मार्केट ग्रोज, कंपटीशन इंटेंसिफाई, सेल्स राइज, नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीजेस, और प्राइस अंडर कटिंग भी करी जाती है ग्रोथ स्टेज में, जो कि बहुत रेयर है। मतलब कोई अपना प्राइस कम करे ग्रोथ स्टेज में, ये बड़ी रेयर चीज़ है, क्योंकि कंपनी इस स्टेज में अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, नए कस्टमर्स को, सेल्स को, कि वो उनका प्रोडक्ट खरीदें, तो प्राइस अंडरकटिंग नहीं करी जाती है, रेयर होती है। एज कंपनीज इन दिस स्टेज कैन इंक्रीज देयर सेल्स बाय अट्रैक्टिंग न्यू कंज्यूमर्स फॉर देयर प्रोडक्ट ऑफरिंग। तो दूसरी है, प्रोडक्ट की ग्रोथ हो रही है, अब लोगों को प्रोडक्ट पसंद आने लग गया, मार्केट में चल गया। उसके बाद है मेच्योरिटी स्टेज, इवेंचुअली जो मार्केट की ग्रोथ है वो कैपेसिटी तक हो जाएगी, सेल्स जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। अब आप इसके लिए एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, नोकिया फ़ोन जब वो इंट्रोड्यूस हुआ था, उस टाइम पे देयर वाज नो स्मार्टफोन या टेक्नोलॉजी जो अभी प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में है। तो उस टाइम पे जब वो इंट्रोड्यूस हुआ था लोगों को इतनी नीड नहीं लग रही थी उसकी, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ हुई, डिमांड बढ़ी, लोगों, हर इंसान के पास नोकिया फ़ोन था। देन कंपटीशन आ गया मार्केट में, एंड धीरे धीरे जो मार्केट है वहाँ से उसकी मेच्योरिटी स्टेज आ गई, मतलब अब लोग उसमें इतना कुछ इंटरेस्टेड नहीं थे, उसकी जो प्रोडक्ट की जो ग्रोथ सेल्स है वो डिक्लाइन होने लग गई। सो इवेंचुअली द मार्केट ग्रोज टू कैपेसिटी एंड सेल्स ग्रोथ ऑफ द प्रोडक्ट डिक्लाइन। इस स्टेज के अंदर द प्राइस अंडर कटिंग एंड इंक्रीज प्रोफेशनल एफर्ट्स आर कॉमन एज कंपनीज ट्राई टू कैप्चर कस्टमर्स फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। अब नोकिया का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, नोकिया हार नहीं मानेगा, अब कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, तो इस स्टेज में क्या करना पड़ता है, प्राइस कट करना पड़ता है, प्रमोशन एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़ते हैं, क्योंकि एक ब्रांड चाहता है कि वो कैप्चर करे अपने कस्टमर्स को फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। इतने ज़्यादा तगड़े कंपटीशन की वजह से जो वीकर कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो तो मार्केट से चले ही जाते हैं, जिनमें ज़्यादा दम नहीं होता तो वो तो चले ही जाते हैं। सो ड्यू टू फियर्स कंपटीशन वीकर कॉम्पिटिटर्स विल इवेंचुअली एग्जिट द मार्केट प्लेस एंड द शेक आउट। सो जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर होते हैं वो मार्केट में रहते हैं और वो डोमिनेट करते हैं स्टेबल मार्केट को। सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है इस स्टेज में, मेच्योरिटी स्टेज में, वो है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बना के रखना, सेल्स कम होने से बचाना। सो सबसे बड़ा चैलेंज है ये। The biggest challenge in the maturity stage is trying to maintain profitability and prevent sales from declining. अपने कस्टमर का बेस बना के रखना कि वो आपके ब्रांड को ही पसंद करे। ऐसा होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैगी, मैगी के कितने सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए, लेकिन ब्रांड कोशिश करता है कि उसके कस्टमर्स रिटेन रहें,
वो ब्रांड की तरफ लॉयल्टी दिखाएं। ये मेन की फीचर होता है मैच्योरिटी स्टेज में कि एक प्रोड्यूसर सोचता है कि बस कस्टमर ब्रांड लॉयल्टी बनी रहे। इसके साथ साथ री इनोवेट करते हैं कंपनीज, टिपिकली स्ट्रैटेजीज अपनाती हैं नई नई। सो इन एडिशन री इनोवेट इटसेल्फ, कंपनी टिपिकली एम्प्लॉय स्ट्रैटेजीज जैसे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट इनोवेशन, ये देखने के लिए कि प्रोडक्ट सक्सेसफुल रहे और रहे मार्केट के अंदर। यही होता है मेच्योरिटी में। तो हमने देखा इंट्रोडक्शन जिसमें प्रोडक्ट लॉन्च ही किया है, फिर होती है ग्रोथ, उसकी तगड़ी ग्रोथ, फिर ये है इतना कंपटीशन है तो कैसे अपनी जगह बनाई रखी जाए मार्केट के अंदर, वो है मेच्योरिटी स्टेज। इसके लिए कंपनीज अलग अलग टेक्निक्स अपनाती हैं। इसके बाद है डिक्लाइन स्टेज। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर एग्जांपल ऑफ नोकिया। विद द इमर्जेंस ऑफ स्मार्टफोन, अब क्या हुआ, नोकिया के जो कीपैड थे उनका डिक्लाइन हो गया। सो डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है, सेल्स जो होती है प्रोडक्ट की वो कम होने लगती है, प्रॉफिट कम होने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि मार्केट के अंदर और इनोवेटिव और सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो कंज्यूमर्स की, कस्टमर्स की नीड्स को बेटर सेटिस्फाई कर पाते हैं। आपके प्रोडक्ट जितनी नीड सेटिस्फाई कर रहा था उससे ज़्यादा अब जो नया इनोवेटिव प्रोडक्ट आया है दैट इज़ सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर नीड्स, दैट वाई योर प्रोडक्ट फेसेस प्रॉब्लम, आपकी सेल्स कम हो जाती है, प्रॉफिट कम हो जाता है। तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसको किया जा सकता है डिक्लाइन स्टेज में। जैसे सबसे पहले रिड्यूस मार्केटिंग एफर्ट्स एंड अटेम्प्ट टू मैक्सिमाइज द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जितना आप उसकी लाइफ, मतलब आप मार्केटिंग एफर्ट्स छोड़ो, आप ये कोशिश करो, अटेम्प्ट करो कि आप अपने प्रोडक्ट की लाइफ कैसे बढ़ा सकते हो, कॉलिंग मिल्किंग या हार्वेस्टिंग। सो स्लोली रिड्यूसिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड पुलिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम अंडर परफॉर्मिंग जोग्राफिक एरिया। अब आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन कर रहा है तो आप क्या करोगे, धीरे धीरे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को कम कर दोगे, अपने प्रोडक्ट को ऐसी जगह से हटा दोगे, ऐसे जोग्राफिकल एरियाज़ पे जहाँ पे बहुत बेकार परफॉर्मेंस हो रही है। ऐसी स्ट्रैटेजी से कंपनी अपने प्रोडक्ट को पुल कर सकते हैं, हटा सकते हैं और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कोई रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट। सेलिंग द प्रोडक्ट टू अ नीश ऑपरेटर और सब कॉन्ट्रैक्टर, अपना प्रोडक्ट किसी और ऑपरेटर या कॉन्ट्रैक्टर को दे दो। इससे कंपनी जो है वो डिस्पोज होगी एक लो प्रॉफिट, मतलब उसे लो प्रॉफिट प्रोडक्ट में आ जाएगा वाइल रिटेनिंग कस्टमर लॉयल्टी। तो थर्ड लास्ट हमने देखा डिक्लाइन स्टेज में अब कम हो गई है सेल्स, तो अब मार्केट क्या कर सकती है, अपने प्रोडक्ट को धीरे धीरे हटा सकती है। मतलब एक ब्रांड क्या कर सकता है, मार्केट से अपने प्रोडक्ट को धीरे धीरे हटा सकता है ऐसे जोग्राफिकल एरियाज़ पे जहाँ पे अंडर परफॉर्म कर रहा है, और वहाँ पे रीइनोवेट कर सकते हैं या फिर अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं किसी और ऑपरेटर को, सब कॉन्ट्रैक्टर को। तो ये तरीके हैं अंडर द डिक्लाइन स्टेज। इसके बाद अब हम इस ग्राफ के थ्रू स्टडी कर सकते हैं पूरा हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, धीरे धीरे लोगों को पता नहीं होता, वो अनविलिंग होते हैं टेस्ट करने के लिए, तो मार्केट में जस्ट लॉन्च ही होता है, प्रोड्यूसर भी फुल कैपेसिटी से भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता। फिर होती है उसकी ग्रोथ, लोगों को उसके बेनिफिट्स पता चलते हैं, लोग उसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, सेल्स ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रॉफिट बढ़ जाता है, फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है। फिर आ जाती है मेच्योरिटी स्टेज। इस टाइम पे बस ब्रांड ये फोकस करता है कि हमारी मार्केट में जगह बनी रहे, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं। तो उस स्टेज पे मेच्योरिटी पे होता है। और उसके बाद डिक्लाइन, जब कंज्यूमर्स को लगता है कि और बेटर प्रोडक्ट हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं और अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट का हो जाता है डिक्लाइन। तो ये पूरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हम ग्राफ से देख सकते हैं। नाउ वाई डू न्यू प्रोडक्ट्स फेल इन द मार्केट, कई बार ये ऐसा होता है नए प्रोडक्ट्स ही मार्केट में फेल हो जाते हैं। तो क्या रीज़न है उसका, अ न्यू प्रोडक्ट फेल्स इन द मार्केट ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। सबसे पहले इनसफिशिएंट मार्केट एनालिसिस। जब भी आप प्रोडक्ट कुछ लॉन्च कर रहे हो तो आपको मार्केट को एनालाइज करना होगा। क्वालिटी प्रॉब्लम, अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है सो कंज्यूमर्स एक बार खरीदेंगे पर दोबारा नहीं खरीदेंगे, तो फेल हो जाएगा। पुअर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, आप अच्छे से एडवर्टाइज नहीं कर रहे हो, प्रमोट नहीं कर रहे हो। प्राइसिंग प्रॉब्लम्स, प्राइस बहुत ज़्यादा है या अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट नहीं है। पुअर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, पुअर टाइमिंग, सही टाइम पे लॉन्च नहीं कर रहे। पुअर आफ्टर सेल सर्विसेज, ऐसा नहीं होता कि आपने सामान बेच दिया और आपका काम ख़त्म। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होते हैं जिनकी प्रोडक्शन मतलब सेल्स के बाद भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। तो अगर आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी नहीं है तो रॉन्ग पोजीशनिंग,
गलत मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को लेके आ रहे हो, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारे रीज़न हैं जिसके वजह से एक नया प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो जाता है। इन सबको अब हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इनसफिशिएंट मार्केट एनालिसिस। एक नया प्रोडक्ट फेल होता है मार्केट में अगर उसकी जो कंपनी है वो मार्केट को प्रॉपरली स्टडी नहीं करती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मार्केट कंडीशंस को स्टडी किया जाए, वहाँ के लोगों के टेस्ट, प्रेफरेंसेस, कॉम्पिटिटर्स के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में जाना जाए। मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए ना मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, या जो मैं प्रोडक्ट निकाल रही हूँ उसके बारे में लोगों को उसकी नीड है भी या नहीं है, लोगों के क्या टेस्ट हैं, क्या प्रेफरेंस है, जहाँ मैं लॉन्च कर रही हूँ वहाँ क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं। तो ये सब कुछ करना होता है प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले। अगर आप नहीं करोगे प्रॉपर मार्केट एनालिसिस, सो आपका प्रोडक्ट फेल होगा। सो अ न्यू प्रोडक्ट फेल्स इन द मार्केट इफ द कंसर्न्ड कंपनी डू नॉट स्टडी द मार्केट प्रॉपरली। इट शुड स्टडी द मार्केट कंडीशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा। देन क्वालिटी प्रॉब्लम। अगर जो नया प्रोडक्ट है वो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है तो बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस हैं कि वो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा मार्केट में। क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बहुत ध्यान दिया जाता है, और अब कंज्यूमर्स जो हैं वो क्वालिटी कॉन्शियस हैं, वो ऐसी चीज़ें ही खरीदते हैं जो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी की होती है। तो आपकी कंपनी अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या करा है, अगर आप नहीं चाहते फेल हो, तो आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करनी होगी। So if the new product is not up to the standard quality, then it is very likely to fail in the market. This is the age of quality products and all the consumers are quality conscious. So your company must take care to produce goods and services of good quality. देन पुअर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। बहुत ज़रूरी है कि जब कोई भी कंपनी एक नया प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रही है, मार्केट में लॉन्च कर रही है, तो वो सूटेबल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाए उस प्रोडक्ट के लिए। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में आ जाता है एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी तो देयर आर चांसेस कि आपका प्रोडक्ट फेल होगा। लॉन्च कर रहे हो उसकी प्रमोशन करो, अच्छे से उसको स्टोर करके रखो, ट्रांसपोर्ट अच्छे से करो, एडवर्टाइज करो, सेल्स प्रमोशन करो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट to prepare suitable marketing strategy for the product. Marketing strategy includes advertising, sales promotion, transportation, warehousing. देन प्राइसिंग प्रॉब्लम। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट ही समझ लो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो नया प्रोडक्ट हमें अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में तो उससे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए। एक कंपनी को स्टडी करना चाहिए कि हमारा कॉम्पिटिटर किस प्राइस पे दे रहा है, हमारे कंज्यूमर्स की क्या इनकम है, क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे। प्राइस फिक्स करने से पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्राइस जो होना चाहिए प्रोडक्ट का वो ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर कॉस्ट भी आ जाए और आपका रीज़नेबल प्रॉफिट भी आ जाए, और वो कंज्यूमर्स को भी सही लगे और वो कॉम्पिटिटर के प्राइस से ज़्यादा भी ना हो। So, pricing problem. This is again a very important factor to be considered before introducing a new product in the market. A company should study the competitor's price and the income of the consumer before fixing the price of the product. The price of the product should be such that it includes cost plus reasonable profit. The next reason of being failed is पुअर प्रोडक्ट डिज़ाइन। एक प्रोडक्ट फेल होता है मार्केट में जब उसकी डिज़ाइनिंग प्रॉपर नहीं होती। एक प्रोडक्ट बाहर से देखने में भी अपीलिंग, अट्रैक्टिव लगना चाहिए कस्टमर्स को, पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। सो पैकेजिंग से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। पुअर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, अ प्रोडक्ट फेल्स इन द मार्केट ड्यू टू पुअर डिज़ाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट। The product must be appealing and attractive to the customers. The packaging should be very attractive. Then next is poor timing. एक नया प्रोडक्ट जो होना चाहिए सही टाइम पे लॉन्च होना चाहिए, सही जगह पे, वरना चांसेस हैं कि वो मार्केट में फेल हो जाएगा। जितने भी करंट सिचुएशन है मार्केट प्लेस की वो प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए। अगर शादी का सीज़न है ही नहीं और मैं लॉन्च कर रही हूँ लहंगे फॉर एग्जांपल, बहुत ही स्टूपिड एग्जांपल है बट स्टिल, तो क्या मेरे वो प्रोडक्ट्स की मार्केट होगी अच्छी? नहीं, क्योंकि टाइमिंग ही सही नहीं है। मुझे ऐसे टाइम पे लॉन्च करना चाहिए जब वेडिंग सीजन हो। सो अ न्यू प्रोडक्ट शुड बी लॉन्च एट द टाइम ऑफ राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, otherwise there is very chance to get failed in the market. All the current situation of the market should be analyzed properly. Then
पुअर आफ्टर सेल सर्विसेज, एक कंपनी को वो सारे स्टेप लेने चाहिए कि वो प्रोडक्ट सेल करने के बाद भी आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करे अपने कस्टमर्स को। इससे एक अच्छा इंप्रेशन बनता है कस्टमर्स के दिमाग में और आपकी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है। फॉर एग्जांपल फ्रिज, अ फ्रिज प्रोवाइडर, तो फ्रिज लॉन्च कर दिया, कंज्यूमर ने ख़रीद लिया, लेकिन जब वो कंप्लेन कर रहे हैं तो आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी नहीं है। सो जो कस्टमर है वुड नॉट प्रेफर और रिकमेंड योर ब्रांड टू समवन एल्स। सो अगर आपको अपनी ब्रांड की रेपुटेशन बनानी है, एक अच्छा इंप्रेशन बनाना है कंज्यूमर्स के माइंड में, सो यू शुड प्रोवाइड गुड सेल्स after sales services. A company should take all the steps to provide after sales services to its customer. It creates a good impression on the minds of consumers and enhances the reputation of the company. Then wrong positioning, जैसे हम जानते हैं कि अलग अलग तरीके होते हैं प्रोडक्ट को पोजीशन करने के, जैसे कंपेरेटिव स्ट्रैटेजी, डिफरेंशिएटेड स्ट्रैटेजी, सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी। तो एक कंपनी को चूज़ करनी चाहिए एक बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी अपनी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले। So as we know, there are different methods of product positioning like comparative strategy, differentiated strategy, segmentation strategy. So a company should choose the suitable strategy for its new product before the launching in the market. Then problems of distribution, जैसे कि हम जानते हैं अलग अलग चेन्स है डिस्ट्रीब्यूशन के, अलग अलग फैक्टर्स हैं जिस पे हम चूज़ करते हैं कि कैसे हमें अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कंपनी को चूज़ करना चाहिए कि किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं तो उनका प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो सकता है। सो एज वी नो देर आर डिफरेंट चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देर आर वेरियस फैक्टर्स on which the choice of channel of distribution depends. So before launching a product, a company should choose the most appropriate channel of distribution for its product, otherwise it may fall in the market. Channel of distribution is कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक पहुंचाओगे। तो हमने देखा कि क्यों प्रोडक्ट फेल होता है मार्केट में, ड्यू टू इनसफिशिएंट मार्केट एनालिसिस, quality problem, poor marketing strategy, pricing problem, poor product designing, poor timing, poor after sale services, wrong positioning, problems of distribution। और इससे पहले हमने डिटेल में स्टडी किया था प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल। सो आई होप you like this video. If you like this video, do give it a thumbs up, subscribe to my channel for more such videos. Thank you for watching.